औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये एक दूसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो वी विल talk about characteristic of research in today lecture. So what are the characteristic of research? Research basically desirable characteristic of research कौन से होने चाहिए? Keeping this in mind that research is any field of inquiry is undertaken to provide information to support decision making in its respective area. We summarize some desirable characteristics of the research. The research should be focused on priority problems. जो रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये रिसर्च जो है हर फील्ड में हो रही है, ये एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी है और जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको सपोर्ट करे, जो सपोर्ट करे डिसीजन मेकिंग को, कि आप किसी भी इदारे में अगर डिसीजन कोई लेना चाहते हैं, कोई उसमें इनोवेशन लाना चाहते हैं, तो उस बेस पे, किस बेस पे कि आपकी रिसर्च बेस वो क्वेश्चन हो, वो आंसर हो और वो आपकी रिकमेंडेशन या कंक्लूजन हो जो कि रिसर्च बेस पे हो। तो इस वजह से वो डिसीजन मेकिंग में उस पर्टिकुलर एरिया में करामत साबित होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के कि रिसर्च शुड बी फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम। जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो प्रॉब्लम होगा, जिस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करते हैं वो फोकस हो, ना कि इधर उधर की बातें। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि भाई आजकल के जो नौजवान हैं, यंग लोग हैं, वो स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेल, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड, तो वो जो रीजन है उसको आपने फोकस करना है, वो आपकी प्रायोरिटी होगी, ना कि इधर उधर की और चीजों पे आप फोकस करेंगे। तो मेन जो फोकस आपका होगा, जो प्रायोरिटी होगी वो प्रॉब्लम्स की होगी कि किस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं। तो ये एक पहला करेक्टरिस्टिक है रिसर्च। दूसरा है द रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक। जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको करते हैं। इट एम्फेसिस दैट रिसर्चर शुड इम्प्लाई अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर। स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर का मतलब है कि एक पूरा लिखा हुआ, एक पूरा प्लान, एक सिस्टम के जरिए कि ये स्टेप मैंने लेना, ये स्टेप लेना, ये लेना है, इस तरीके से ये रिसर्च होनी चाहिए कि रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक। तो ये दूसरा इसका करेक्ट। थर्ड है द रिसर्च शुड बी लॉजिकल। देखिए, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि लॉजिक कैसे होना चाहिए, कि लॉजिकली सीक्वेंस होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए। तो विदाउट मैनिपुलेटिंग आइडियाज लॉजिकली द साइंटिफिक रिसर्च कैन नॉट मेक मच प्रोग्रेस इन एनी इन्वेस्टिगेशन। जब तक आप किसी आइडिया को मैनिपुलेट नहीं करते लॉजिकली, यानी उसमें जो मॉडिफिकेशन, जो मैनिपुलेशन आएगी, मॉडिफिकेशन आएगी, वो एक लॉजिकल आइडिया के जरिए आएगी, उतने तक आपकी रिसर्च जो है उसमें कोई, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोग्रेस है, उसमें कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में आप नहीं कह सकते कि मैंने इसमें प्रोग्रेस कर लिया, ये प्रोग्रेसिव है, ये इसमें मैं आगे जा सकता हूँ, जब तक आप उस लॉजिक को करामत नहीं बना। द रिसर्च शुड बी रिडक्टिव। रिडक्टिव का क्या मतलब है कि जो भी रिसर्च है उसकी फाइंडिंग्स दैट शुड बी मेड अवेलेबल, ताकि to other researchers to prevent them from repeating the same research. This means that one researcher findings should be made available to other researchers to prevent them from repeating the same research. तो रिडक्टिव का मतलब है कि जब अगर मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लाता हूं तो मेरी फाइंडिंग जो है वो अदर रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल हो, ताकि रिपीट ना हो रिसर्च, जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ नहीं होता। जो भी रिसर्च कर लेते हैं वो छुपाते हैं, अपनी रिसर्च को छुपाते हैं, वो अवेलेबल नहीं करते अपने फाइंडिंग्स को। तो इसलिए जो चौथा करेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है रिसर्च का, वो रिडक्टिव है, कि वो उसकी फाइंडिंग जो है अदर रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल हो, ताकि रिपीटिशन ना हो। नेक्स्ट है द रिसर्चर शुड बी रिप्लिकेबल। तो रिप्लिकेबल का क्या मतलब है? दिस असर्ट्स दैट देयर शुड बी अ स्कोप टू कंफर्म प्रीवियस रिसर्च। यानी आप रेप्लिकेबल भी कर सकते हैं कि प्रीवियस रिसर्च जो हुई है उसको आप न्यू एनवायरनमेंट में डाल के, न्यू सेटिंग में डाल के उसको रिप्लिकेबल बनाए, रिप्लेस कर रहे हैं उसको, और उसकी फाइंडिंग को और एथेंटिक बनाए कई नए ग्रुप के साथ, नई सेटिंग में, ताकि
वो जो रिसर्च उस वक्त हुई थी उसकी जो फाइंडिंग्स हैं आजकल वो दूसरे ग्रुप में, दूसरे एनवायरनमेंट में वो किस तरह काम कर, तो इस तरह हम ये कहते हैं कि इसको रिप्लिकेट किया जा सकता है, ये रिप्लिकेबल है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है रिसर्च के कि ये रिप्लिकेबल भी हो, ताकि आइंदा आपने जो काम कर लिया है तो आइंदा वाले लोग, नेक्स्ट जनरेशन 10 15 20 साल के बाद नई सिटिंग में नए सब्जेक्ट ग्रुप के साथ उसको दोबारा रिसर्च करें और वो देखें कि अब उस सेटिंग में क्या फाइंडिंग निकल। रिसर्च शुड बी जनरेटिव। इससे पहले भी जनरेटर बात हो चुकी है, जनरलाइजेबल बात हो चुकी है। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च बिकॉज आंसरिंग वन क्वेश्चन लीड्स टू जनरेटिंग मेनी अदर। एक है जनरलाइजेशन, जनरलाइजेबल, कि आप उस फाइंडिंग्स को, उस कंक्लूजन को, उस रिजल्ट को तमाम पॉपुलेशन को जनरलाइज कर लें। एक है जनरेटिव, यानी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी जन्म लेते हैं। और इसी तरीके से जब हम अपने रिसर्च को कंप्लीट करते हैं तो हम फ्यूचर रिसर्चर के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़, कुछ एरिया छोड़ जाते हैं कि ये फ्यूचर रिसर्चर इसी पे काम कर सकते हैं, मुझसे ये चीजें रह गई हैं, ये इस क्वेश्चन को जब मैं आंसर कर रहा था तो इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन भी रेज हो सकते हैं, या यहाँ पे भी काम। द रिसर्च शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। इन अदर वर्ड, इट शुड बी एम्ड एट सॉल्विंग टू इम्प्लीमेंट फाइंडिंग्स, यानी एक्शन ओरिएंटेड। जो आप फाइंडिंग कंक्लूड कर रहे हैं वो क्या हो कि उसके पे अमल हो सके, कि जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली है तो जो सोसाइटी में कहाँ पे वो प्रॉब्लम है उसको वहां पे उसकी फाइंडिंग को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये इसको कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड, जिस पे एक्शन लिया जा सके। द रिसर्च द रिसर्च शुड फॉलो एन इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई मल्टी डिसिप्लिन, यानी आप सोशल साइंस से पॉलिटिकल साइंस फलाना फलाना मुख्तलिफ डिसिप्लिन में वो उसकी जो अप्रोच है उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप इसमें ला सकते हैं कि अगर कहीं पे साइंटिफिक रिसर्च में कहीं पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो रही है, कोई लेबोरेटरी रिसर्च हो रही है, तो वो भी आप अपनी जो सोशल साइंस है उसमें भी ला सकते हैं। तो आपके जो रिसर्च है वो क्या करे, इट शुड फॉलो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन अप्रोच। तो ये एक और करेक्टरिस्टिक है। इट मीन्स रिसर्च अप्रोचेस फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन आर। सिर्फ यही कि मैं सोशल साइंसेज या स्पोर्ट्स साइंसेज में इसको काम करा, एक्सरसाइज साइंसेज में ले जाए, न्यूट्रिशन साइंस में ले जाए, पॉलिटिकल साइंस में ले जाए, आप उसको लॉ में ले जाए, स्पोर्ट्स की लॉ है तो मुख्तलिफ डिसिप्लिन में, आप एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाएं, आप उसको मेडिसिन में ले जाएं, तो जितनी भी अप्रोचेस हैं इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, तो वो आपके रिसर्च का जो अप्रोच है वो ये हो कि उसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन जो है, मोर देन वन डिसिप्लिन आर नीडेड, के एक डिसिप्लिन के अलावा भी और डिसिप्लिन उसमें आ सके, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। द रिसर्च शुड बी पार्टिसिपेटरी, इन्वॉल्विंग ऑल parties concerned from policy maker down to community member at all stages of study. ये पार्टिसिपेटरी होने चाहिए, इसमें हर लोग जो है, जितनी भी पार्टी इन्वॉल्व हैं, जो पॉलिसी मेकर डाउन टू कम्युनिटी मेंबर, वो तमाम हर स्टेज में उस स्टडी में इन्वॉल्व हो, उसमें हो। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि रिसर्च शुड बी पार्टिसिपेटरी, कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सके। द रिसर्च मस्ट बी रिलेटिवली सिंपल, टाइमली एंड टाइम बाउंड, employing a comparatively simple design. देखिए, वो रिसर्च जो टाइम बाउंड नहीं है, जो टाइमली नहीं करते, एक वक्त होता है कि वहां पे वो एक प्रॉब्लम राइज होती है, अगर उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करते हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम, या वो टाइम बाउंड, ताकि साल में 6 महीने में आप उसको कर लें, अगर उसमें ज्यादा टाइम आप लगाएंगे तो वो फिर आपके जो रिजल्ट है वो मैनिपुलेट होंगे, वो ऑथेंटिक नहीं हो जाएंगे। और इसी तरीके से कंपेरेटिवली सिंपल डिजाइन इसको लें, सिंपल डिजाइन स्टडी जो है वो ऑथेंटिक भी होती है, टाइम बाउंड भी होती है, जल्दी खत्म हो जाती है, और स्पेसिफिक होती है। आप ये जरूर करें कि अपनी स्टडी को कंफाइन करें एक ही पोर्शन पे। हम आपने देखा होगा कि बहुत से रिसर्चर जो हैं वो बहुत से एरिया ले लेते हैं,
यानी हर एरिया पे एक एमफिल पीएचडी हो सकती है, लेकिन वो 4-5 एरियाज को ले लेते हैं, तो वो सिंपल डिजाइन नहीं यूज करते, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। पहले पहले तो उनको मालूम नहीं होता, आगे जाके इसमें मैं वो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में ये मैं बात करूंगा डिटेल के साथ, कि वो उस टाइम उसको नहीं पता होता, इंथुजियास्ट होते हैं, बड़े भी एनर्जेटिक होते हैं, और वो कहते हैं मैंने तो ये करना ये तमाम एरिया में मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं, फिर वो टाइम बाउंड नहीं होता, आपसे बहुत ज्यादा टाइम लेता है, फिर आप उसको कंफाइन नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, आप उसके एनालिसिस में फंस जाते हैं, और फिर आपके रिजल्ट नहीं देते, और बहुत से स्कॉलर जो हैं ये कह के फिर रिसर्च छोड़ देते हैं कि इट्स वेरी हार्ड टू कैरी ऑन। द रिसर्च मस्ट बी एज मच कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल। यानी रिसर्च जो है आपकी इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हो जितनी पॉसिबल। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि ये प्रॉफिटेबल हो, जो आप उससे जो चीज अखज करना चाहते हैं, जो इफेक्ट आप उससे कॉस्ट इफेक्ट यानी जो उसका प्रॉफिट है, जो उसकी एरिया है, वो उसको मीट करे, जो आप डिजायर कर रहे हैं उसको वो मीट करे। इसमें ये भी एक वो है कि जो आप अखज करना चाहते हैं, तो what you want to derive from your research, that should be कॉस्ट इफेक्टिव, कि वो उसको इफेक्टिवली आए। और कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये भी है कि डिजायरेबल रिजल्ट आप उसको देते हैं, या जो आप प्रॉफिटेबल आप उसको चीज कहते हैं वो हो। The result should be presented in format most useful for administrator, decision maker, business manager or community member. तो आपके जो रिजल्ट हैं वो उसको ऐसे प्रेजेंट करें, उसका ऐसा फॉर्मेट हो कि वो यूजफुल हो, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, डिसीजन मेकर के लिए भी, बिजनेस मैनेजर के लिए भी, और कम्युनिटी मेंबर। तो जो आप रिजल्ट दे रहे हैं उसको ऐसे फॉर्मेट करें कि जहां उसकी जरूरत है, जो आपने एरिया लिया हुआ है रिसर्च का, वहां के जो कंसर्न लोग हैं वो उसको इजिली फॉलो कर। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे और जान चुके होंगे। और थैंक यू वेरी मच। खत्म करते हैं।